नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज तो पीएम मोदी बिहार पहुंचे हुए थे, लेकिन जो लोग पोस्टरबाजी कर रहे थे पीएम मोदी के दौरे को लेकर कि झूठ बोलने आ रहे हैं, जुमले फेंकने आ रहे हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लग गया आज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई जोर का झटका नहीं लगा है, ये अपेक्षित था। हाई कोर्ट पहले ही मना कर चुका था। आप सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया है कि ये आदमी स्वास्थ्य ग्राउंड पे अपनी सजा छोड़ के घर में बैठे हुए हैं और सारी राजनीतिक गतिविधियों में, चाहे वो पार्टी का प्रेसिडेंट बनने से हो, चाहे वो पार्टी के कन्वेंशन में भाषण देने का हो, इधर उधर घूमने का हो, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सजा से बच के ये घर में बैठे हुए हैं। ये अद्भुत आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस कैसे नहीं लिया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा इसका, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। ये जब चुनाव में एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कौन से मतलब दूसरे ग्रह के प्राणी हैं क्या कि भारत का संविधान, भारत का कानून इन पर लागू नहीं होता? इनको कैसे अपनी सजा से छूट मिली हुई है ये घर में? ये अद्भुत है। ये क्या एक आम आदमी के लिए संभव हो सकता है? एक आम गरीब, अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे हमारे जेल के कैदी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कंडक्ट में, सजा माफ कर दीजिए उनको भी घर में रहने दीजिए। बहुत लोगों का स्वास्थ्य कंडीशन ठीक नहीं है। ये डिस्पैरिटी है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, भगवान जाने। सर, ये लैंड फॉर जॉब घोटाला है, जिसको लेकर लालू एंड कंपनी यही बोलती रही है कि देखिए 14 साल बाद ये मामला खोला गया, राजनीतिक रंजिश है। अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है, पहले भी ये जमानत पर है, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की तरफ बढ़ेंगे आगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम दखल नहीं देंगे इस मामले में, सुनवाई जल्दी जल्दी करे दिल्ली हाई कोर्ट? देखिए, इस पे निश्चित तौर पे ये गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इसके सारे सबूत, बहुत सारे सबूत हम लोगों ने ही दिए सीबीआई को। लाइव गवाहियां हैं, जिनको जिनको नौकरी मिली है वो सामने आके सीबीआई में अप्रूवर बन चुके हैं, कितने पैसे दिए, कितनी जमीन ट्रांसफर हुआ है, किसके नाम से ट्रांसफर हुआ है। पूरा का पूरा लालू परिवार इन्वॉल्व है इसमें, बेटियां तक इन्वॉल्व हैं। तो इस पे बचने का कोई सीन ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रायल हो। ये ट्रायल से भागने का एक तरीका था कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रहे हैं, ये ट्रायल से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें जेल होनी है। इसी को नहीं, तेजस्वी यादव को भी जेल होनी है, मीसा भारती को भी जेल होनी है, ये खानदान नपेगा इसमें, क्योंकि ये आदतन अपराधी है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव 5 केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं, छठे में भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। पर सर, सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े बड़े नेता चारा घोटाले में उनको सजा हो चुकी है, जेल में रह चुके हैं, जमानत पर बाहर है, आराम से ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको जमानत भी मिल जाती है, बड़े बड़े वकील भी मिल जाते हैं, और जब ये सवाल हम सरकार में बैठे लोगों से पूछते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्जिनेंस नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सर, तो ये होता कैसे है? क्या सरकार की तरफ से कहीं कोताही बरती जाती है, या फिर हम ये मान लें कि सिस्टम उनका है और सरकार आपकी है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन न्यायालय हमारा है और हमारा संविधान जो ये है कहता है, वो हमेशा एक ग्रेसफुल मोमेंट सभी के लिए रखता है। जो जुडिशियल का ग्रेसफुल अप्रोच होता है, ग्रेस देने का अप्रोच होता है, उसी के सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। नहीं तो ये तो क्लोज एंड शट केस है। अब न्यायालय उसमें 10 तरीके का उनका अपना प्रोविजन है, उनका अपना संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो नहीं, अब हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है तो अब उम्मीद करते हैं कि 3 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो ये सिद्धांत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 18 साल, 20 साल, 25 साल लग जा रहे हैं मुकदमे को फैसला आने में। तब तक तो वो 50 घोटाले और कर चुका हो अगर सत्ता में रहा तो। और ऐसे लोग, लालू यादव जैसे लोगों के बिहार में जातिवादी सोच और प्लस भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का समर्थन वो लेके उनका एक सीजबल वोट बैंक 26-27% पे खेल रहे हैं तब से आराम से, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट हो जाते हैं। तो ये सब तो हमारी अपनी खामियां, हमारे लोगों की खामियां। पढ़े लिखे लोग, मतलब आप क्या मैं बताऊं आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट्स इवन, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, क्योंकि यादव हैं तो ठीक है, मुसलमान है तो नहीं ठीक है, 8वीं पास 9वीं फेल भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। तो बौद्धिकता कहीं से कहीं चली जाती है भाई, अपने जात के स्वार्थ में, बीजेपी से नफरत के स्वार्थ में। उस वक्त कोई प्रदेश या देश का नहीं देखता।
सर अभी तो सबसे ज्यादा बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि देखिए अपराध किस तरह से हो रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में बिहार में। अभी आप देखिए कि वो पारस अस्पताल में किस तरह से तमंचे लहराते हुए घुस जाते हैं अपराधी एक अस्पताल के अंदर, और चंदन मिश्रा नाम के एक अपराधी को मार कर निकल जाते हैं। और उसके बाद से बार बार हो रहा है कि देखिए जंगल राज हो गया है नीतीश सरकार में। सर सही मायने में जंगल राज कब था और तब क्या होता था, ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, लोग तो भूल गए उस वक्त को। देखिए, दो बातें समझनी पड़ेगी। जंगल राज हम लोग किसको कहते हैं? अपराध कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है, अपराधियों पे अंकुश लगाया जाता है। अपराध को संरक्षण देना जंगल राज होता है। अपराध को सरकारी संरक्षण करना जंगल राज होता है। नरसंहार करने वाले को अपने बगल में बैठाना जंगल राज होता है। जो अपराधी नरसंहार में दलितों का नरसंहार, पिछड़ों का नरसंहार, सवर्णों का नरसंहार करने के आरोपित व्यक्तियों को अपनी पार्टी से टिकट देना, फिर उनको मंत्री बना देना, ये जंगल राज होता है। 2005 के पहले सत्ता संशोधित अपराध होते थे। अपहरणकर्ता और उनकी डीलिंग सीएम हाउस से होती थी। चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में मिलती थी, कोई कुछ नहीं कर पाता था। ये था जंगल राज। आज मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, बिहार में पिछले 1 महीने से अपराध बढ़े हैं, लेकिन ये ट्रेंड रहा है। अगर आप एनालाइज कीजिए तो 2005, 2010, 2015, 2020 इन सब चुनाव को, विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले से बिहार में अपराध बढ़ने का ग्राफ बढ़ता है हमेशा। फिर पुलिस एक्शन लेती है, एनकाउंटर्स होते हैं, जेल भेजे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर अपराधियों में खौफ बैठता है, सटी कर जाता है। अब बिहार में जो पिछले एक सवा महीने से हो रहा है, अभी ये सेटलमेंट मोड में आ रहा है, क्योंकि पुलिस एक्शन में आ चुकी है, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अभी अगले 5-7 दिन के अंदर सेटल कर जाएगा। लेकिन ये ट्रेंड है। सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ बिहार में, 2015 में, जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर ट्रेंड लड़ रही थी चुनाव, तब ये अपराध नहीं बढ़े थे। नहीं तो हर साल विधानसभा के चुनाव में 6 महीने पहले से अपराध बढ़ाते हैं ताकि सरकार की छवि खराब हो। जितने अपराधी निकल रहे हैं उनका कनेक्शन कहां से निकल रहा है? उनका आरजेडी से कनेक्शन निकल रहा है, किसी न किसी राजनेता से कनेक्शन निकल रहा है। गोपाल खेमका के मर्डर केस में सारे के सारे जो शूटर थे, जो सुपारी किलर्स थे, वो सब आरजेडी सिंपैथाइजर्स निकले, वर्कर निकले। तो ये ट्रेंड है और ये बिहार के लोग समझते हैं। देखिए, लोगों में डर नहीं है, लोगों में खौफ नहीं है। आज भी पटना में, बिहार में, अन्य जगहों पर 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक लोग घूम रहे हैं, रात में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये जंगल राज का घोतक नहीं है। ये जो कुछ अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इसको पुलिस, बिहार पुलिस, पटना पुलिस, इसको क्रश करने में सक्षम है और उसी में लगे हुए, क्योंकि कोई सरकार का समर्थन नहीं मिलता है, कोई सरकार का संरक्षण नहीं मिलता है। तो इसको आप जंगल राज नहीं कह सकते। जंगल राज वास्तविक में 2005 के पहले था, जब 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपके पास पैसे हो तो आप उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी गाड़ियां खरीद के नहीं घूम सकते हैं, नहीं तो वो गाड़ियां आपसे मांग ली जाती थी। आपका बेटा बेटी अगर बाहर पढ़ता है, घर आया हुआ है, तो आप डरते थे कहीं किडनैप नहीं हो जाए। आप घर नहीं आने देते थे उसको, आप ही बाहर चले जाते थे कि हम ही लोग चल के वहां रह लेते हैं। ये जंगल राज था। खौफ में थी पब्लिक। परसेप्शन प्लेज अ रोल। बिहार में जंगल राज का परसेप्शन अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन सर आप ये देखो ना कि जैसे ये अपराधी मारा गया, तो क्या एडीजी साहब क्या बयान दे रहे थे कि वो अपराधी था, 14-14 केस थे। चलिए वो अपराधी था, सजायाफ्ता था, पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन इस तरह से अस्पताल में घुसकर उसका मर्डर हो जाए तो कहीं ना कहीं तो पुलिस पर सवालिया निशान लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिना अस्पताल के प्रशासन के मिलीभगत से वो ऊपर नहीं जा सकते थे, ये तो तय है। उनको कैसे पता है कि 209 में वो रह रहा है? उनको कैसे पता है कि सीढ़ी से जाना है, लिफ्ट से जाना है, कैसे जाना है? तो वो सब तमाम बातें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन हाँ, डीजीपी साहब का, एडीजी साहब का जो बयान है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मानसून में, जून जुलाई के मौसम में मर्डर्स बढ़ जाते हैं। किसान को किसानी का काम नहीं होता इसलिए मर्डर्स बढ़ जाते हैं। किसान हमारे खेती करते हैं, हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हमें खिलाते हैं, वो अन्नदाता हैं, वो क्रिमिनल नहीं है। कभी कभी व्याख्या देते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, बोलना आदमी कुछ चाहता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो बतंगड़ बन जाता है। यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। वैसे अगर आप मौसमी का बात देखेंगी तो बिहार में सही बात है। आप पिछले 100 वर्षों का इतिहास निकाल ले लीजिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में क्राइम फ्री स्टेट होता है बिहार। क्योंकि जैसे ही दुर्गा पूजा शुरू होता है, जब तक छठ खत्म नहीं होती है, बिहार में एक क्राइम नहीं होता है, क्योंकि बड़े से बड़े क्रिमिनल भी उस वक्त पूजा करने लग जाता है। ये भी एक सच है। तो मौसमी सच है, लेकिन क्राइम फ्री होने का, क्राइम बढ़ने का मौसमी सच कुछ नहीं है।
सर ये जो 5 अपराधी थे इनमें से जो सबसे आगे चल रहा था जिसका नाम तौफीक बादशाह बताया जा रहा है उसके ताल्लुक तो पशुपति पारस की पार्टी से सामने आ रहे हैं। यहाँ पर भी तो राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है और आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि जब आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था उस साल ऐसा नहीं देखने को मिला था। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी साजिश है ताकि नीतीश कुमार की छवि को उनकी सरकार की छवि को खराब किया जा सके चुनाव से ठीक पहले? देखिए, एक बात समझिए, ये जितने लफंगे क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट होते हैं ये अपने अपने एरियाज में, क्षेत्र में, लोकल एरियाज, फोकल एरियाज में एक तरह से इनकी थोड़ी रॉबिन हुड टाइप की इमेज बन जाती है। इनके आगे पीछे 20-25-50 लड़के इधर उधर घूमना, थोड़ा किसी को रिवॉल्वर दिखा के, किसी को पैसा हुआ के, तो एक रॉबिन हुड वाली इमेज बन जाती है। जब ये रॉबिन हुड वाली इमेज बन जाती है तो ये किसी न किसी नेता को पकड़ते हैं, उसको अपने एरिया में बुलाते हैं। नेता को भी दिखता है कि भाई 100-150 आदमी इकट्ठा कर लेता है, फिर ये अपने पोस्टर छपवाते हैं उस नेता के साथ और वो समाज सेवी बन जाता है। इसी में जो पॉलिटिकली आगे बढ़ता है गुंडा, उसको कभी टिकट मिल जाता है। इसको प्रॉपर संरक्षण कहते हैं। इसके जो पोस्टर्स अभी पटना में दिखाई दिए थे वो पशुपति नाथ पारस के साथ पोस्टर्स में दिख रहा था, उसमें दिख रहा था कि तौफीक नीचे समाज सेवी। तो समाज सेवी का वो कॉलम इतना बड़ा है ना कि इसमें हर कोई फिट कर जाता है समाज सेवी। और सच्चाई है ये, बिहार में या यूपी में ये ट्रेंड है कि आप थोड़ा से नेगेटिव एलिमेंट बनना चाहो, क्रिमिनल एलिमेंट बनना चाहो, तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिर नेतागिरी हो जाता है। तो इसको बेसिकली जनता को ही चेक करने की जरूरत है, लेकिन जनता ही इनको रॉबिन हुड बनाती है। इनके मोहल्ले के लोग, इनके अगल बगल के लोग, वो तौफीक भाई हो गए, तौफीक भाई हो गए, वो अपने आप को बादशाह कहलवाता था, तौफीक बादशाह बादशाह बादशाह। माथा खराब इसी से होता है। ऐसे ऐसे बादशाहों को पुलिस को अच्छे से कूट देना चाहिए, तभी जाके ठीक होते हैं। समय रहते ही उसको बादशाह ही नहीं बनने देना चाहिए। सर अभी देखो खेमका हत्याकांड हुआ, फिर एक वकील की हत्या हुई, फिर एक आदमी था जो किसी जगह पे कुएं में मरा पाया गया। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि चुनाव में कहीं ना कहीं इमेज को नुकसान हो सकता है? स्टर्न एक्शन लेने की जरूरत है। गृह मंत्रालय भी तो नीतीश जी के पास है और बीजेपी उनके साथ है सरकार में। तो आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई ऐसा एक्शन या कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इन पर लगाम लगे? भले ही छवि खराब करने के मकसद से विपक्षी पार्टियां सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी ना। नहीं अंजू जी, आप बात ठीक कह रही है। देखिए, इसमें एक फर्क समझिए। गोपाल खेमका की हत्या हुई, 72 घंटे के अंदर पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया। जिसने मारा था उसको गिरफ्तार किया गया, एक एनकाउंटर भी हुआ, और जो मास्टरमाइंड था, एक बिल्डर था साओ, उसको पकड़ लिया गया। लेकिन अंत में आगे क्या निकला? ये पूरा मामला संपत्ति के विवाद को लेकर था, जो कि 15 साल से चल रहा है। डॉक्टर की हत्या, वकील की हत्या आपसी पारिवारिक रंजिश में हुई। अब आज की तारीख में ऐसे ऐसे आइसोलेटेड जगहों पर हर जगह पुलिस पहले से पहुंच नहीं सकती। अब मैं आज घर में बैठा हुआ, कोई मेरा कजन आया, मुझे गोली मार के चला गया। प्रमोद महाजन जी के साथ क्या हुआ था? घर में बैठ के चाय पी रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी था उनके साथ घर में, तो उनका सगा भाई आके उनको गोली मार गया। ये सब घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है कि जब आप ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटॉर्शन चल रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी जा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज नहीं है बिहार में। अब ये दुर्भाग्य है कि पिछले 10 दिनों में एक साथ 5 घटनाएं हो गई। अब आप, और इसमें 2 मामलों में तो जो मारने वाला है वो अपराधी है ही नहीं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये पारिवारिक रंजिश में मार दिया। किसको कैसे पता चलेगा कि पारिवारिक रंजिश में कल कोई आदमी किसी की हत्या कर सकता है? तो पुलिस अब एक्शन में आ गई है। जितने रजिस्टर्ड शूटर हैं, जितने नॉन क्रिमिनल्स हैं, सेल बना बना के उन पे मैसिव कार्रवाई हो रही है बिहार में। और मैसेज चला गया है क्रिमिनल्स में कि आप बचेंगे नहीं, या तो बंद करो या सरेंडर करो, नहीं तो आप बचोगे नहीं। जो बिहार में रह रहे के ये डोज देना जरूरी होता है। बिहार में क्या, किसी भी राज्य में ये डोज पुलिस के द्वारा देना जरूरी होता है, मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि भयहीन होए न प्रीत, ये बिल्कुल सही बात है। अपराधियों के मन में अगर पुलिस का भय नहीं होगा तो फिर प्रीत जनता से कभी नहीं हो पाएगी। तो पुलिस के मन में, अपराधियों के मन में पुलिस का भय और खौफ होना ही चाहिए। सर योगी मॉडल की जरूरत बिहार में भी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। योगी मॉडल से पहले, योगी मॉडल के पहले से बिहार में योगी मॉडल चल रहा है। 2005 में जब नीतीश जी नवंबर में आए थे, एनडीए की सरकार आई थी,
बिहार वॉज इन अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। पूरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी कंप्लीटली। शहाबुद्दीन का नेटवर्क, तस्लीमुद्दीन का नेटवर्क, आपके मुख्तार अंसारी का नेटवर्क, हर नेटवर्क यहाँ काम कर रहा था। एक एक नेटवर्क की कमर तोड़ी गई बिहार में। 2005 से 10 के बीच में आप सोचिए 93,000 कन्विक्शन हुए थे, 1,000 से ऊपर लोगों का इनकाउंटर किया गया था, एक एक ऑर्गेनाइज क्राइम को यहाँ साफ कर दिया गया था। तो बिहार में योगी का मॉडल पहले से चल रहा है। बीच बीच में मैंने बोला ना कि डोज देने की जरूरत है, वो टेटनस का सुई लेते हैं तो बीच बीच में बूस्टर लेना पड़ता है। तो वही हाल है, पुलिस को बूस्टर हमेशा हर 1 साल पे देने की जरूरत है और पुलिस अब बूस्टर दे रही है। फिर भी आपको लगता है कि चूंकि ऐसे अपराधियों का ताल्लुक किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से है, तो चुनावी मौसम में मतलब एक तरह से साजिश के तहत ये सब कुछ करवाया भी जा रहा है, ये भी लगता है आपको? 60% बिल्कुल करवाया जा रहा है। हिकअप दिया जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसा करते रहो कि हंगामा मचते रहे, खबर बनती रहे। अब आप देखिए, जैसे मुहर्रम में एक साथ मुहर्रम के जुलूस में बिहार के 40 जिलों में दंगा फैलाने की कोशिश की गई। मोतिहारी में अजय यादव नाम के लड़के की गला काट के हत्या कर दी गई। मंदिर पे पथराव किया गया। ये किसने करवाया? अपने तो होता नहीं है। पुलिस ने हिंदू पक्ष को समझाया कि आप लोग रिएक्ट मत करो। अगर हिंदू पक्ष रिएक्ट करता तो क्या होता? दंगा होता। लेकिन हिंदू पक्ष के समझाने, पुलिस के समझाने पे हिंदू पक्ष मान गए। अब अजय यादव नाम का व्यक्ति जिसकी हत्या की गई, मुसलमानों ने हत्या की, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे, लालू यादव नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मुहर्रम के जुलूस पे 10 उपद्रवियों में पुलिस ने लाठीचार्ज कर उनको भगाया, उस पे बोलने के लिए सब खड़े हो गए कि मुहर्रम के जुलूस पे लाठीचार्ज हो रहा है। लाखों लाख करोड़ों कांवड़िया जा रहे हैं अभी कांवड़ लेके बिहार में, यूपी में। कुछ कांवड़िया शरारत कर रहे हैं, मैं मानता हूं उपद्रवी कुछ कांवड़िया हो सकते हैं। उसमें से भी कुछ कांवड़िए जो ऐसे पकड़े गए हैं जो भगवा झंडा बांध के वो उपद्रव करने गए हैं। अच्छा, लाठी पड़ रही है तो या अल्लाह चिल्ला रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन कुछ कांवड़ियों के कारण अब पूरे कांवड़ियों को कह दोगे कि नशेड़ी हैं, पूरे कांवड़ियों को कह दोगे उपद्रवी हैं। ये मानसिकता खराब है। मैं एक्स्ट्रा विजिलेंटे का समर्थक नहीं, लेकिन आप उन लोगों का क्या करोगे जो कांवड़ियों के भेष में एक भगवा गमछा पहन के जानबूझ के उपद्रव मचाने आ रहे हैं? उनके साथ क्या कड़ाई से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यही बात योगी जी ने आज कहा है। और कुछ कांवड़ियों के कारण पूरे 4 करोड़ कांवड़ियों को नशेड़ी कह देना, उपद्रवी कह देना, क्या ये भावना का सम्मान करना होता है? आप जानबूझ के भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये सब विसंगतियां हैं जिनको लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं हिंदू में जो कांवड़ लेके नहीं जाते, लेकिन कांवड़ के प्रति सम्मान रखते हैं। तो उनके सम्मान का क्या? जो कांवड़ लेके जा रहा है भूखे पेट नंगे पैर इतना दूर से, उसका क्या? सर, उनको तो आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है, कांवड़ियों को उपद्रवी नहीं कहा जा रहा है, आतंकवादी भी कहा गया है। वही कह रहा हूँ, आतंकी कह रहे हैं, उपद्रवी कह रहे हैं, नशेड़ी कह रहे हैं, गंजेड़ी कह रहे हैं, वीडियो चलवा रहे हैं कि देखिए ये सनातन के लोग हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो ये सब तमाम जानबूझ के किया जा रहा है ताकि भावनाएं भड़के। और इस देश में मैं आपको सही बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो अब उदय हुआ है 1980 के बाद से, एक तरह से 89 के बाद से। इस देश में ऐसे ही चलता था। हिंदू यहाँ बहुलता होने के बावजूद भी हम सेकेंड रेट सिटीजन ही थे। क्या आपकी हिम्मत थी? आज तो आपकी हिम्मत हो सकती है। क्या आपकी हिम्मत थी कि पहले आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाके जय श्री राम बोल सको? किसी की हिम्मत थी? मैं सीधे पूछता हूँ, आपके पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे होंगे, जरा सोचे कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले आपकी हिम्मत थी कि आप जाके जामा मस्जिद एरिया में जोर से जय श्री राम बोल सके? सर तन से जुदा हो जाता। आप सेकेंड ग्रेड सिटीजन थे हम लोग इस कंट्री में, और आज भी वही कोशिश होती है इन वामपंथियों वोक के द्वारा कि उसी आइडियोलॉजी को हम लोग फर्निश करते रहे। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अवेकनिंग कभी हुई ही नहीं। कभी हमें गर्व से लगा ही नहीं कि हम हिंदू, कभी अपने धर्म पे हमें गर्व ही नहीं हुआ। छोड़ो, अरे मत बोलो मुसलमान खराब हो जाएगा, इस ढंग से जो गया। और वो लोग अपने धर्म का प्रदर्शन करना, अपने धर्म की शक्ति दिखाना, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक सिस्टमैटिक चला है आजादी के पहले से लेके आज तक। मैं आपको अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का एग्जाम्पल देता हूँ। दीवार मूवी आपने देखी थी? दीवार में अमिताभ बच्चन मंदिर के अंदर नहीं जाता है, भगवान से अपना गुस्सा दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बिल्ला नंबर 786 को हमेशा यहां लगा के रखते हैं। तो ये क्या है? ये कला के माध्यम से दिखाने की कोशिश है कि भाई अल्लाह भगवान से सुपीरियर है, और कुछ नहीं है ये सब।
ये धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक ये अलग अलग माध्यमों से ये विचारधारा थोपने की कोशिश की गई। गलती हमारी भी है। हमने कब अपने बच्चों को सिखाया कि रोज स्कूल जाते समय, रात को सोते समय भगवान को प्रणाम कर लो? हमने भी कभी नहीं सिखाया। हमें से कितने लोग के बच्चे हनुमान जी का चालीसा जानते होंगे? बहुत कम, नहीं सिखाते हम लोग। ये हमारी भी गलती है। और वहां पे 5-5 टाइम नमाज पढ़ना तो जरूरी है, प्रे करना, संडे को चर्च में जाके प्रे करना जरूरी है, हम लोग तो नहीं करते। तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन ये समझाइए कि अभी जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसमें बड़ी तकलीफ हो रही है। वो मतलब की तकलीफ है अंजू जी, ये बात आपके दर्शकों को समझे। वोटर लिस्ट में किसी का नाम काटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाम किसके कट रहे हैं? एक जो मर गए, तब भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग थी 9 लाख। उनके नाम होने चाहिए? नहीं होने चाहिए भाई, मृत हो गए हैं, उनका नाम डिलीट होना चाहिए और उनके नाम से वोट पड़ा जाता है। बुर्का पहन के वोट डाल दो उनके नाम का। दूसरा, किसका नाम कट रहा है? जिसके 2-2 जगह नाम है। जैसे मेरा नाम पटना में भी है, मेरा नाम दिल्ली में भी है। जब एपिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है, काउंटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, पता चला आपका नाम 2-2 जगह है, तो एक जगह से नाम कटेगा ना आपका। तीसरा, किसका नाम कट रहा है? कि जो बिहार छोड़ के चले गए हैं, 10 साल से ज्यादा हो गया, अपने पते पे रहते नहीं है, मिलते नहीं है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में। उनका वोट कौन डाल रहा है भाई? आदमी मिलेगा तब तो। ऐसे लोग का नाम काटा जा रहा है। उसके बावजूद अगर मान लीजिए मेरा नाम कट गया लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है, तो सबसे पहले तो मैं बूथ में रिटर्निंग ऑफिसर से मिल सकता हूं, एक वहां अपने आवेदन दे सकता हूं कि भाई मेरा ऑब्जेक्शन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप मेरा नाम नहीं काट सकते। वो आपको रेक्टिफिकेशन जवाब देगा बिल्कुल कि आपका नाम किन परिस्थितियों में काटा गया है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप डीएम से मिल सकते हैं जिले में, हु इज द मेन रिटर्निंग ऑफिसर। आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप चीफ इलेक्शन ऑफिस स्टेट का जो है वहां अपनी पिटीशन दे सकते हैं कि मेरा नाम क्यों काटा गया, आपको वहां से भी रिलीफ मिल सकता है। आप इन तीनों से सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप न्यायालय जा सकते हैं। तो नाम काटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये वो बनाई जा रही है नैरेटिव कि नाम काटा जा रहा है। अरे नाम तो उनके कट रहे हैं जो मृत हो चुके हैं, जिनका डुप्लीकेसी है। नाम सिर्फ उन्हीं का काटा जा रहा है और किसी का नहीं काटा जा रहा। लेकिन ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इम्पेंडिंग हार के डर से। ये जानते हैं कि बिहार में एनडीए जितना यूनाइटेड है और 225 इज अ रियलिटी। उस रियलिटी से बचने के लिए पहले ही से डिफेंस वॉल तैयार कर रहे हैं। ये 2 महीने से शुरू हो गया खेल। पहले ईवीएम करो, ईवीएम करो, ईवीएम करो, चुनाव आयोग करो, चुनाव आयोग करो। महाराष्ट्र में बोला कि वोट जोड़ दिए। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये कोर्ट में भी गए, हर जगह गए, कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। इन लोगों ने खुद, राहुल गांधी का डिमांड था। मुंबई हाईकोर्ट ने इनको अच्छे से चांटा लगाया, इनके समझ में नहीं आया। बिहार में आके अब कह रहे हैं वोट काट रहे। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है क्योंकि अपनी हार के डर से बौखला चुके हैं। आप ये देखिए ना, जबान कैसी कैसी निकल रही। इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है राहुल गांधी के। महाराष्ट्र में किया, बिहार में करेगा, आसाम में भी करेगा। तेजस्वी यादव सूत्र 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 से कुछ और चले जाते हैं। तो एक के बाद एक इनकी भाषा बिगड़ रही है। जब नेता की भाषा कब बिगड़ती है? जब नेता को दिखने लगता है आगे की क्या होने वाला है। अनिशा की नेता की भाषा सुधरती कब है? जब उसको दिखने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। ये बदहवासी है और कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बदहवासी क्या है? चुनाव हार गए तो जो वोट बैंक करते हैं, वो वोट बैंक इनसे निराश हो जाएगा क्योंकि लगातार हारने के बाद लोग थक जाते हैं मानसिकता कि यार ये हारते ही रहेगा, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो हम वहीं रहते, हमारा कुछ भला होता। तो ये चर्निंग इफेक्ट बिहार में मैसिव हो रहा है, खासकर यादवों में। क्योंकि जितनी मुस्लिम परस्ती ये लोग कर रहे हैं उससे यादवों में एक बड़ा वर्ग है जिसके अंदर एक बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि बिहार में जब भी सांप्रदायिक कुछ भी होता है, आप जैसे देखिए विकास यादव की गर्दन रेत की हत्या कर दी, अजय यादव को। तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अजय यादव और उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनका गुस्सा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो देख रहे हैं कि जिसको हम नेता मानते हैं वो मुस्लिम परस्ती की बात कर रहा है। ये जीत रहा भी नहीं है तो हम क्यों इसके साथ रहे? बिहार का 100 साल का इतिहास का निकाल के देखिएगा तो यादव कम्युनिटी सबसे एग्रेसिव रहती है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। तो वो एक दबा हुआ अंगार धीरे 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 बाहर आ रहा है। इनको यही डर है कि हार गए चुनाव
तो भगदड़ मचेगी, ज्यादातर लोग हमको छोड़ के भाग जाएंगे। सर ममता दीदी भी तो रो रही है ना आजकल, वो कहती हैं कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जितने रोहिंग्या और देखिए बांग्लादेश कहाँ की बात कहाँ, चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है पूरे देश में हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे। बिहार में चूंकि इलेक्शन 5 महीने बाद है, इसलिए बिहार में हमने जून में शुरू किया और इसको 25 जुलाई तक खत्म कर लेंगे। 30 सितंबर तक बिहार में रिवाइज वोटर लिस्ट आ जाएगी, 15 अक्टूबर को वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिहार में सरकार बननी है 22 नवंबर के पहले, तो चुनाव आयोग का टाइमलाइन में चल रहा है। बंगाल का तो बात भी नहीं हुआ था, बंगाल के चुनाव होने हैं 2027 में, ऑलमोस्ट 1.5 साल, पौने 2 साल बंगाल के चुनाव बचे हुए। दीदी को क्यों डर लगा भाई? क्योंकि यहां पे जैसे वोटर लिस्ट के नाम कटे हैं वहां भी तो कटेंगे, मरे हुए लोगों के कटेंगे, डुप्लीकेट आदमी के कटेंगे। देखिए बंगाल, असम बहुत क्लासिकल जगह है, 3 बार 4 बार विधायक बांग्लादेशी बन चुके हैं वहां से, जिनका चुनाव आयोग ने कैंसिल किया। मोहम्मद सादिक धुबरी लोकसभा से 2019 में चुनाव जीत गया था 1 लाख वोट से, चुनाव आयोग को उसका एक एफिडेविट भेजा गया, उसने एफिडेविट दिया था बांग्लादेश के हाई कोर्ट में कि मैं बांग्लादेश सिटीजन हूं, और यहां पे एमपी बन गए कांग्रेस पार्टी से। तो चुनाव आयोग ने उसका निर्वाचन कैंसिल किया, उसको उस पर होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया, उसको डिपोर्ट किया गया। तो ऐसे ऐसे कम से कम 5000 के करीब मामले कलकत्ता हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहां चुनाव आयोग काम नहीं करेगा। आपको दिक्कत क्या है? मुझे ज्यादा आश्चर्य लग रहा है, पहली बार कि इस देश का विपक्ष विदेशियों की बैटिंग करने के लिए तैयार है। सर पीएम मोदी ने आज भाषण दिया, उन्होंने कहा कि फिर से एनडीए सरकार आएगी। अब पिछली बार का अगर चुनाव प्रचार याद करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश फिर से आएंगे इसका ऐलान मंच से किया था। आपको लगता है कि नीतीश सीएम बनेंगे अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है? देखिए बिहार में एनडीए की सरकार आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा लक्ष्य 2025 225 का है आउट ऑफ 243। ये बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप चिराग पासवान जो पिछली बार लड़ गए थे, और चिराग पासवान की पार्टी से मैक्सिमम वो कैंडिडेट लड़े जिनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। रिजल्ट ये होगा कि चिराग पासवान पहली बार 12% वोट लेके अलग हो गए। नहीं तो 12% वोट अगर आप एनडीए में जोड़ दीजिए तो एनडीए को 38.6% वोट आए थे 2020 में, वो 12 जोड़ दीजिए तो 51% वोट होता है, और सीट में उसको कन्वर्ट कीजिए तो लगभग 227 सीटें हो जाती हैं। तो 225 इज अ गुड रियलिटी। आज हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ रहे हैं, एनडीए पूरे उनके नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग जीतेंगे भी। सर डर इस बात का लग रहा है लालू एंड फैमिली को कि एक तो लालटेन जो है वो आउटडेटेड होती जा रही है, दूसरा चुनाव हारे और उधर अब शिकंजा कस रहा है कानूनी, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो अगर सरकार में आ जाए तो फिर तो उससे बच सकते हैं, तो इसलिए घबराहट हो रही है और इसीलिए वोटर वेरिफिकेशन को भी एक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सर फिर भी नीतीश सरकार के सामने अपराध पर लगाम कसना है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।